हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एड हॉक के पद से डॉक्टर लक्ष्मण यादव को हटाए जाने के बाद दिल्ली में हुई प्रेस वार्ता। निलंबित सांसद और निलंबित शिक्षकों के साथ की गई प्रेस वार्ता। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित की गई प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में शामिल हुए कई प्रोफेसर और राजनेता। प्रमुख लोगों में आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा, डीएमके से राज्यसभा सांसद पी विल्सन, सांसद डॉक्टर एल हनुमंतैया, दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक राजेंद्र पाल गौतम, प्रोफेसर अपूर्णानंद, जेएनयू शिक्षक संघ के अध्यक्ष डीके लोवियाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की पूर्व अध्यक्ष नंदिता नारायण, डॉक्टर जितेंद्र मीना, प्रोफेसर हेमलता महेश्वरी, प्रोफेसर रतन लाल, डॉक्टर माया जॉन, प्रोफेसर एन सुकुमार, डॉक्टर रितु सिंह। इस अवसर पर जहरीले चुंबन और समाज को उदार बनाने की तात्कालिकता की भावनाओं के गूंजते नारों के बीच वक्ताओं ने शिक्षा प्रणाली की बिगड़ती स्थिति और समाज पर व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डाला। देखिए इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए क्या बोले आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा। विल्सन साहब, हनुमंतैया जी, आई एम इन फैक्ट अ प्रिविलेज्ड पर्सन हियर दैट आई हैव माय कलीग्स फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड आई हैव माय कलीग्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। दोनों जगह के लोग हैं। एक अजीब सा तो नहीं कहूँगा, एक कोइंसिडेंस देखिए कि अधिकांश लोग यहाँ बहिष्कृत, अधिकांश लोग ऐसे कर लो, अधिकांश लोग हम लोग बहिष्कृत हैं। ऋतु हो, लक्ष्मण हो, रतन हो, विल्सन हो, हनुमंतैया हो, और जो बहिष्कृत नहीं है वो कतार में बहिष्कृत होने के तरीके अलग अलग होंगे। हमारे राजेंद्र भाई, हम सब जानते हैं, उस पीड़ा को हम समझते हैं। बहरहाल अभी मैं थोड़ी देर पहले निकला यहाँ से, सामाजिक रूप से सब बहिष्कृत हैं, इसलिए बहिष्कृत भारत की ये मीटिंग है। तो यूं हुआ कि मीडिया के कुछ साथियों ने कहा कि सर बाइट ले लीजिए। मैंने कहा किस बात पे? तो साक्षी मलिक और बाकी पहलवानों ने कुश्ती छोड़ दी क्योंकि बृजभूषण सिंह के लोग 48 में से 41 या 42 वोट लेकर के कुश्ती संघ पे उनका कब्जा बरकरार रहा। मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं, अचंभित भी नहीं हूं। पहलवानों से कुश्ती छुड़वाई जा रही है, शिक्षकों से पढ़ाई छुड़वाई जा रही है, सांसदों से उनका पार्टिसिपेशन छुड़वाया जा रहा है। तो ये है मोदी जी के मदर ऑफ डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रमाण। मैंने आज सुबह कहा, एक मार्च में हम लोग गए थे, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी जाते हैं विदेश में तो यूं यूं करके कहते हैं कि लोकशाही की जर्नी से आया हूं, यानी मैं उस देश से आया हूं जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये वही व्यक्ति थे, मैं आपको स्मरण कराऊं, 2014 में जब ये पहली बार चुन के आए तो संसद की दहलीज को चूम लिया, और ये चुंबन कितना खतरनाक हुआ आप सब जानते हैं। इट्स अ किस ऑफ डेथ, ये मौत का चुंबन साबित हुआ इस देश के लिए, यहाँ के लोकतंत्र के लिए, यहाँ के संस्थानों के लिए। बड़ी बड़ी बात आप करते हैं, अयं निजः पर्ववेति गणना लघुचेत साम।
अरे आप क्यों ये श्लोक पढ़ते हैं जबकि आपका हृदय बहुत संकीर्ण है, और उस संकीर्ण हृदय में भी एक बड़ा घर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए है। दोस्तों, एमपी से सस्पेंड नहीं होता, एमपी के साथ उसके सवाल सस्पेंड हो जाते हैं। मैं जब बीते दिनों उनकी रितु से मिलने गया था तो उस दिन सस्पेंड नहीं था। जब लक्ष्मण आए परसों तो सस्पेंड हो चुका था। तब तक मैंने सदन में एक सवाल पूछा अपने विश्वविद्यालय के बारे में, लेकिन मेरे सस्पेंशन के साथ इस सवाल को भी सस्पेंड कर दिया गया। ये सवाल पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है, आप वेबसाइट पे जाइए। ये सवाल मैंने पूछा था, whether it is a fact that large number of teachers working for longer periods against posts of all categories in the grade of assistant professor have been displaced, यानी कि लंबे अवधि से काम करने वाले शिक्षकों के हटाए जाने की जो खबर आ रही है, सच है? अगर हाँ तो उसका कारण क्या है? Whether it is a fact that many departments of Delhi University have decided NFS on reserved post, नॉन फाउंड सुटेबल के बारे में ये एक जुमला बहुत चल रहा है। तो मैंने पूछा, बताओ भाई एनएफएस कितने हैं, नॉन फाउंड सुटेबल? फिर हम पूछेंगे कि सुटेबिलिटी जांच कौन रहा था? हाँ, जिस व्यक्ति ने एक पोस्ट कार्ड ना लिखा हो जिंदगी में, वो बेहतरीन आर्टिकल्स वालों का भविष्य तय कर रहा है, उसकी नियति तय कर रहा है। मतलब सिर्फ मैं ऋतु लक्ष्मण के बरक्स की बात नहीं करना चाहता, हजारों ऐसी डिस्प्लेसमेंट हुई है, और अधिकांश डिस्प्लेसमेंट के पीछे एक कॉकटेल है, जाति, मनोवाद, और कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिनको सुन करके रोंगटे सिहर जाते हैं। कल लाइटर वैन में किसी साथी ने बताया, एक नए शिक्षक जिसकी नियुक्ति हुई इस रूट से, नागपुरी रूट से, उससे पूछा गया कि साहब आपको क्लास लेनी है, बोला पैसा भी दें और क्लास भी लें। सच्चाई ये हकीकत आप बनाते जा रहे हैं। तो बहरहाल फिर मैंने डिटेल मांगा कि ऐसे कितने डिस्प्लेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मुझे पता है कि इससे बवाल मचा है, लेकिन मेरे सस्पेंड होते ही ये सवाल सस्पेंड कर दिया गया, इस सवाल को हटा दिया गया। सवाल है, उसका जवाब नहीं। तो इसको आगे ले जाना होगा। मुझे डर इस बात का है कि अक्सर जब हम बात करते हैं, और ये मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, हम अपने जैसे लोगों से बात करते हैं। इसमें इस समूह में, इवन मीडिया में, एकमात्र माइक एक गणतंत्र नाम के चैनल का था, मतलब अंग्रेजी उसका, वो आए तो हमसे पूछा भी, आपने पूछा कि ये कैसे आ गए। थोड़ी देर बाद देखा वो माइक उठा के, वो उनको वहां जाना था दूसरी मीटिंग में, वो यहां लगा गए माइक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये लड़ाई हम लोगों को उन तक भी पहुंचानी होगी जो अभी तक हमारे दायरे से बाहर है। और ये लड़ाई एक दो दिन की नहीं है। आजकल अक्सर कई मेरे दोस्त, हम पार्लियामेंट में भी मैं ये बात कहता हूं कि 2024 जीत लोगे भी, तब भी इस देश को रिपेयर करने में आपको 50 वर्ष लगेंगे। The kind of damage which has been done in last 10 years and the kind of damages which are in the process shall actually make all of us work to retrieve, to repair the India we have almost lost. मैंने almost इसलिए कह रहा हूं कि कल एक किताब के विमोचन में बोल रहा था, कल ही इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा था मैंने सस्पेंशन पे। उसमें एक लाइन मैंने लिखी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे एक आर्टिकल लिखना पड़े, RIP, रेस्ट इन पीस इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो किसी ने कहा कि आप जैसे लोगों को इतनी निराशा की बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं उनकी बात मानते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि निराशाजनक माहौल है, लेकिन अगर जो सुकुमार जी ने जो आंकड़े दिए या रतन जो बता रहे थे, मैंने 2-3 मसलों पे इस सरकार को सदन में रौब दिखाने के, अपना गुरूर दिखाने के बाद वापस जाते देखा है।
किसान आंदोलन, रोस्टर सिस्टम, SC/ST एक्ट। संसद से नहीं डरते हैं ये, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। इनको आवारा संसद से भी दिक्कत नहीं है, संसद मैनेज कर लेंगे। सड़क नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, और सड़क चूंकि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी संभावनाएं बरकरार हैं। और मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को कहीं ऐसा ना हो किसी दिन सुबह उठे और पता चला अग्निवीर टाइप का कोई स्कीम दिल्ली विश्वविद्यालय में आ रहा है। मैं मतलब इसको हंस के मत टालिए, वो शिक्षावीर नाम से ले आएंगे। 4 साल का शिक्षावीर, 4 साल नौकरी करेगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह। 4 साल के बाद वो संघ के मॉडल में घूम घूम करके वो चवन्नी किताब जो होती है पतली पीली वाली, वो लोगों को पढ़ाया करेगा। वो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था, मोदी जी फिर से उसको सोने का बाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चिड़िया नहीं, बाग। तो ये सारी कोशिशें होंगी, तो आगाह करना जरूरी है। और मेरा अपना अनुभव बताता है, रोस्टर आंदोलन जब हम लोग सब साथ में थे तो जीत उतनी आसान नहीं लग रही थी। संसद के कई सदस्यों को रोस्टर पता नहीं था। मैं आपको बताऊं, कई सदस्यों ने मुझसे कहा कि ये एल शेप क्या होता है, ये समझाओ। तो बाकायदा मैंने उनको समझाया था कि ये रोस्टर होता है। आज इस रोस्टर के जो सरकार ने प्रपोज किया था उसके क्या गंभीर परिणाम होंगे। मसला सिर्फ आज की जनरेशन का नहीं। अभी प्रधान साहब शिक्षा मंत्री, यही खत्म भी करूंगा, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे बात हो रही थी, फॉरेन यूनिवर्सिटीज। तो मैंने एक बहुत आसान सा संवैधानिक सवाल पूछा कि क्या जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहाँ कैंपस खोल रही है उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट लागू होगा, मसलन एफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन। तो उन्होंने कहा वो अपने कायदे से चलेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर मुझे को सलाह दे डाली, अरे मनोज जी हमेशा एक ही चश्मा से मत देखो। भाई ये चश्मा नहीं है, बाबा साहब देके गए हैं, ये चश्मा है ना। आपने गांधी को चश्मे में रख दिया, गांधी का चश्मा नहीं पहना। बाबा साहब को भी चश्मे में तब्दील कर रहे हो, वो चश्मा पहनो। वो चश्मा पहनोगे तो हकीकत नजर आएगी, पीड़ा नजर आएगी, उत्पीड़न नजर आएगा। रोहित वेमुला की मौत को समझ पाओगे, क्योंकि वो अकेली अलहदा मौत नहीं है, वो सीरीज चल रही है मौतों की। कहीं तो सिलसिला रुकेगा। या हम सब ने तय कर लिया 22 जनवरी को इस देश में एक नए गणतंत्र की स्थापना होने जा रही है, रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी और देश में राम राज्य आ जाएगा। हर घर में इतना खाना होगा कि लोग कहेंगे अब बस करो मोदी जी, बहुत दे दिया आपने हमको, अब बस करो मोदी जी, कितनी नौकरियां लेंगे। घर में 3 सदस्य हैं, 3.5 नौकरी है। ऐसा नहीं होगा। आपकी आस्था आपके अंदर की चीज। किसी को पूजा पद्धति से दिक्कत नहीं है, लेकिन पूजा पद्धति राम, शिव, अल्लाह, गॉड, ये सारी चीजें अपने घर में रखा है। मेरे और मेरे ईश्वर के बीच का सवाल है। मेरी नौकरी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इनको इन मुद्दों से ढकने की कोशिश करोगे तो मोदी जी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मैं सिर्फ आप सभी साथियों का पुनः धन्यवाद करता हूं और क्या कहूं, आखिर में यही कहूंगा, आप लोगों के भी जज्बे को सलाम। कम संसाधन में आप लोग चलाते हैं, कम संसाधन में आप हमारी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। मुख्य धारा के लोग हमारी बात पहुंचाएंगे। राजेंद्र गौतम जी के पूरे मसले में विक्टिम एक्यूज्ड की तरह प्रस्तुत किया गया, विक्टिम एक्यूज्ड की तरह प्रस्तुत किया गया। मैंने आज संजोग से सब आप अपने एक वैचारिक सरोकार के हो जिसका सामाजिक न्याय में भरोसा है। अगर कोई इधर उधर के लोग होते तो इसी में से सिर्फ वो हिस्सा जो मैंने 22 जनवरी का कहा था उसको उठा करके चलाते कि देखिए कैसे देश विरोधी बातें कर रहे हैं। पुनः साथियों, लॉन्ग फाइट, लॉन्ग स्ट्रगल, गुड टू सी ऑल ओल्ड फेसेस स्टिल होल्डिंग होप। ये बड़ा मुश्किल है। 10 वर्ष में हमने अपने कोर साथियों को नहीं खोया है,
10 वर्ष में जो लोग थे वो आज भी हैं और लंबी लड़ाई के लिए हैं, लड़ेंगे। संसद में रहें ना रहें, सड़क तो कोई ले नहीं सकता। सड़क से डिसमेंबरमेंट का कोई प्रावधान नहीं है कि सड़क पे भी नहीं चलने दोगे, सड़क पे भी नहीं बोलने दोगे। जिस दिन ऐसा कर दोगे उस दिन फिर किससे शिकायत करेंगे? कहेंगे गणतंत्र अलविदा, जिंदाबाद, जय भीम। जी हाँ साथियों, ये थे सांसद मनोज झा। इस अवसर पर एड हॉक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से हटाए जाने के बाद डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने यूनिवर्सिटी प्रशासन व सरकार से सवाल उठाए। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए क्या बोले डॉक्टर लक्ष्मण यादव। शुक्रिया मयंक जी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल सभी तमाम विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स, हमारे प्रोफेसर्स होने के साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और उसी विश्वविद्यालय से जो लोग बने हैं वो सारे लोग इसमें साथ आए हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया और प्रेस के साथियों का भी अभिवादन कि ऐसे वक्त में आप तमाम तरह की मिमिक्री छोड़ करके देश के सबसे संवेदनशील मुद्दे पर बात सुनने के लिए यहाँ आए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आपके ज़रिए ये पूरे देश तक इसका पैगाम जाए कि हम यहाँ क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज के वक्त में एक सस्पेंडेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं और आज मैं आपके बीच में एक एक्सपर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर यानी निष्कासित असिस्टेंट प्रोफेसर आपसे अपनी बात कहने आया हूँ। ये इस समय का माहौल है, इस देश का माहौल है। जिन्हें इस समय जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे और जिन्हें जो नहीं करना चाहिए वही वो काम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में हम यहाँ क्यों आए? हम असल में इस देश की सबसे जरूरी सवाल शिक्षा के सवाल पर पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं और वो इसलिए करना चाह रहे हैं कि इस समय बहुत सारी बर्बादियां तो दिख रही हैं, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी बर्बादी जो शैक्षणिक संस्थानों की हो रही है वो शायद इस देश के बाकी लोगों को नहीं दिख रही है, लेकिन हमें दिख रही है और हम उसकी बर्बादी के शिकार भी हो रहे हैं। और इसलिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम इसके आखिर में फिर बात भी करेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या होगा। फिलहाल मैं विश्वविद्यालय से निष्कासित किया गया और इसके पीछे क्या वजह है वो लिखित नहीं है और जिन्हें हमारी जगह पर रखा गया उनकी मेरिट पब्लिक डोमेन में नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम ये जानना चाहते हैं कि बतौर नागरिक या देश के बाकी लोग भी अगर इस बात से सहमत होंगे तो उन्हें भी ये जानने का हक है कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया ये कैसी है कि 4, 6, 10 लोग बैठ करके आखिर में निर्णय ले लेते हैं कि हम किसको नौकरी पर रख रहे हैं। और ये कोई सामान्य नौकरी नहीं है, ये एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की नौकरी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की नौकरी है और जो इस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त है कि वो किसी को भी चुन चुन कर नौकरी से निकाल रहे और अपने विचारधारा के लोगों को, अपने पार्टी के कैडर के लोगों को और जिनकी मेरिट बेहद खराब है उनको अपने अनुशंसाओं पर नौकरी दे रहे हैं। और अगर ऐसा होता रहा, जिसके शिकार मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के तकरीबन 1000 प्रोफेसर हुए हैं, जो कोई 4 साल पढ़ाया तो कोई 14 साल पढ़ाया, कोई 20 साल पढ़ाया और 24 साल भी पढ़ाने वाले लोग नौकरी से निकाल दिए गए। तो जो नियम कायदा बना है उसके शिकार तो वो लोग भी हुए जो कुछ नहीं करते थे, जिनकी मेरिट नहीं चेक की जाती। दिल्ली विश्वविद्यालय और देश के तमाम विश्वविद्यालयों में 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के इंटरव्यू होते हैं जिनमें कायदे से 2 सवाल भी नहीं पूछे जा सकते, लेकिन उस पर आपकी पूरी किस्मत का फैसला किया जाएगा। एकेडमिक मेरिट का कोई मतलब नहीं। बिहार सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है तो 100 नंबर में से 85 नंबर एकेडमिक होते हैं जो लास्ट मेरिट में जुड़ते हैं,
15 नंबर का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बोर्ड के सामने इंटरव्यू देने कौन आया इसकी कोई पहचान सार्वजनिक नहीं होती, और हमारे यहाँ चुन के रखा जाता है कि आजकल सुन रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पर्चियां चल रही हैं। अगर एक रंग की पर्ची है तो इसका मतलब ये कि ये दूसरे रास्ते आए हैं, दूसरे रंग की पर्ची है तो दूसरे रास्ते आए। इसलिए हमने जो प्रेस विज्ञप्ति में मांग बनाई है, पहली ही बात है कि देश के विश्वविद्यालयों पर एक सरकारी विचारधारा का हमला हो रहा है, और जो लोग उस विचारधारा से असहमत हैं उनको विश्वविद्यालयों से बेदखल किया जा रहा है। एक तरफ वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो हमारे जैसे हजारों लोगों को बेदखल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब वो अनैतिक होते हैं तो हमारी साथी डॉक्टर रितु की तरह झूठे आरोप लगाकर, गलत तरह के दस्तावेज लगाकर उन्हें बेदखल कर देते हैं। विश्वविद्यालय आज के तारीख में यहां पहुंचे हैं, अमृतकाल चल रहा है और विश्वविद्यालयों का ये हाल है। हम दूसरी मांग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस प्रेस विज्ञप्ति में रखना चाह रहे हैं कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है बेहद घटिया है, भ्रष्टाचारी है और भेदभावकारी है। इसलिए हम इस तरह की तमाम चीजों के ऊपर गहरे सवाल खड़ा करना चाहते हैं। यह नियुक्ति प्रक्रिया बेहद कम मेरिट वाले लोगों को, मिसाल के तौर पर मैंने बाद में यह कहना शुरू किया कि मेरी मेरिट में एपीआई स्कोर 96 है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका 98 होगा, 100 होगा, उनको निकाल करके 50 एपीआई, 52 एपीआई वाले किसी अपने प्रोफेसर के रिश्तेदार को, किसी पार्टी के कैडर को ये दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर नौकरी दी जा रही है तो इसके दो सवाल हैं कि अगर नौकरी दी जाती है तो वो हमारी मेरिट चेक कर दी जाती है या हमारी विचारधारा देख कर दी जाती है। हम इस देश के नागरिकों की तरफ से ये सवाल देश की सरकार से पूछना चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर मेरिट देख करके नौकरी दी जा रही है तो वो जो कम मेरिट के लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर आप यूनिवर्सिटीज में बना रहे हैं, आप लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकेल रहे हैं। और अभी हमारी साथी एकेडमिक काउंसिल के मेंबर माया जी ने बताया भी, बच्चे लिख करके कंप्लेन कर रहे हैं कि इस टीचर को पढ़ाने नहीं आता, क्योंकि मेरी जगह भी जिन्हें नौकरी दी गई उन्हें स्कूल से ला करके वहां रख दिया गया। तो वो किसके लिए विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा रहे हैं? जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। और उसके बाद हमने ये सवाल उठाया कि तमाम तरह के भेदभाव किए जा रहे हैं, पाठ्यक्रम बदले जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में चला जाएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि स्वयं ऐप के बाद हेफा बनेगा, लोन लेकर के आप पढ़ाई करेंगे, अगर आपकी जेब में पैसा है तो पढ़ाई कर सकते हैं। बाजार में बिकने वाले सिलेबस बनाए जा रहे हैं, एक विचारधारा के आधार पर वो सारी चीजें की जा रही है। इसलिए हम इस मांग को उठाना चाहते हैं। 90 के बाद ये आखिरी बात कहूंगा, चूंकि बाकी बहुत सारे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे बीच में हैं, विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत ज्यादा बातें न कह करके आखिरी बात, पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। और अगर हम शिक्षा व्यवस्था के लाभ लेने वाले लोग आज उचित समय पर देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बताए कि आपके विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर, उसको जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको मेरिट के नाम पर उसको बाहर किया जा रहा है, भ्रष्टाचार से शिकार लोगों को वहां पर नौकरी दी जा रही है, तमाम तरह के कम मेरिट वाले लोगों को प्रोफेसर बनाया जा रहा है, और ये पूरा का पूरा विश्वविद्यालय जिसमें 90 के बाद पहली बार तो देश के वंचित शोषित बच्चे विश्वविद्यालय की दहलीज तक पहुंचे, पहली बार वो व्यवस्थित तौर पर प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो झंडे वाला अंश से जो मेरिट आ रही है वो इस विश्वविद्यालय को कहां छोड़ेगी। और हम ये आरोप लगाना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि क्यों न इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग बैठ रहे हैं उनके फोन कॉल की रिकॉर्डिंग चेक की जाए। पहले इंटरव्यू बोर्ड के पहले उसके पास किसका फोन आता है, इंटरव्यू जब ले रहे होते हैं तब किसका फोन आता है, इंटरव्यू के बाद उनके पास किसका फोन आता है, कौन तय करता है जो 4 लोग किसी और की वजह से विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए, कुलपति बन गए, प्रिंसिपल बन गए, अगर वो किसी शाखा के सदस्य होकर के भी प्रोफेसर और प्रिंसिपल बन सकते हैं तो उनकी विचारधारा से अलग राय रखने वाला भी उस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता। और अगर ये सवाल पूरे देश का सवाल नहीं बन पाया कि विश्वविद्यालय का मतलब ही वैश्विक ज्ञान के केंद्र, और यहां पर तो ग्लोबल नॉलेज की बात की जाती है, और उन विश्वविद्यालयों को एक विचारधारा और एक सरकार में अगर महदूद कर दिया तो 90 के बाद जो ये पहली पीढ़ी के वंचित शोषित गरीब कमजोर के बच्चे विश्वविद्यालयों की खेत खलिहान से निकलकर
मजदूरी किसानी से कर कर यहां तक पहुंचे हैं। अब उनके लिए एक बर्बाद विश्वविद्यालय खंडहर बन के इंतजार करेंगे। अगर आपकी जेब में पैसा है तब इसको आप पढ़ सकेंगे। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि अगर इस देश के नागरिक हमारी बातों से सहमत होते हैं और शिक्षा और स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की बर्बादी को देख पा रहे हैं, तो आज से हम शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ मुहिम जैसा तमाम सवालों को एक करके देश भर की शिक्षा व्यवस्था पर एक देश को जागरूक करना चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालयों को बचाइए जिन्होंने हम जैसे लोगों को तैयार किया है। हमने विश्वविद्यालय में पढ़ करके यहाँ तक पहुँचने का सफ़र तय किया, लेकिन अब ये सीढ़ी तोड़ी जा रही है जिस पर चढ़ करके हम यहाँ आए। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि उस तोड़ी जा रही सीढ़ी के खिलाफ बोलें और ये आवाज़ उठाएं। और हम चाहते हैं कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस देश में इस पर विचार हो कि आगे का सफ़र कैसे तय करना है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ साथियों, ये थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।